So, hello everyone. In this video, we will learn about the strength of materials for the various JEE exams. So, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि strength of material होता क्या है. And then after that, we will study what are stresses, what are strain, what are the various types of stress, what are the various types of strain, what is stress strain diagram, what are the assumptions in strength of material, and उसके बाद हम स्टडी करेंगे some objective questions related to these topics. So, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है. इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडीज दैट आर सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग एंड इंटरनल फोर्सेज. कोई भी हमारी सॉलिड बॉडी है उसके ऊपर जब लोडिंग होती है तो वो किस तरह से बिहेव करती है वो हम स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. और इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी भी बोलते हैं. अब नाउ मैकेनिक्स होता क्या है सबसे पहले वो स्टडी करते हैं. मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट. कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्ट करता है वो उस पे जब मोशन होता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है वो हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में. और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स में ये डिफरेंस है कि जो मैकेनिक्स होता है जब तो मैकेनिक्स में हम कंसिडर करते हैं कि बॉडी जो हमारी बॉडी है वो रिजिड बॉडी है. और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसमें हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो डिफॉर्मेबल बॉडी है. नाउ डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या हुआ. उसका मतलब हुआ कि वो जो बॉडी है वो अलाउ करती है चेंज इन डायमेंशंस. मतलब उसमें लेंथ चेंज हो सकती है या उसका हाइट चेंज हो सकता है या उसमें कोई चेंजेस आ सकती हैं. नाउ स्ट्रेंथ क्या होता है. स्ट्रेंथ इज द पावर टू रेजिस्ट फोर्स. कोई भी बॉडी है वो अगर रेजिस्ट करती है फोर्स को तो कितनी पावर है उसमें रेजिस्ट करने की, दैट इज स्ट्रेंथ. नाउ व्हाट इज द एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. हमारा एम क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. हम पढ़ते क्यों हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं एक्चुअली में. इसमें हम करते हैं कि एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं फॉर स्ट्रेसेस स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन, ताकि हम कोई भी हमारा फिजिकल प्रोसेस है तो उसके लिए हम कोई भी फिजिकल सिस्टम है उसके लिए हम डिजाइनिंग कर सके. इसके लिए हम स्ट्रेसेस को पता होना चाहिए हमारा, हमें स्ट्रेन का पता होना चाहिए, हमें डिफ्लेक्शन का पता होना चाहिए. नाउ स्ट्रेसेस क्या होते हैं. कोई भी हमारी बॉडी है जब उस पर डिफॉर्मेशन होती है, जब भी लोड लगा तो डिफॉर्मेशन हुआ. अब डिफॉर्मेशन होगा तो बॉडी रेजिस्ट करेगी उस डिफॉर्मेशन को एंड दैट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज स्ट्रेस. नाउ इसका एसआई यूनिट क्या होता है. इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं फोर्स और लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी. और इसको हम डिनोट करते हैं पी बाय ए से. और ये इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से दैट इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ए. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन अब जब हमारी बॉडी डिफॉर्मेशन हुई है, अब कितनी डिफॉर्मेशन हो रही है उसमें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो हमारा होता है स्ट्रेन. सो इट इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. एंड इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय लेंथ दैट इज डेल्टा एल बाय एल. सो ये लेंथ की रेशियो है. सो इसका डायमेंशन कोई भी नहीं होगा, इट इज डायमेंशनलेस. नाउ एक लॉ है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को रिलेट करता है, दोनों को एक रिलेशनशिप बताता है इनके दोनों के बीच में. वो है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ बोलते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दैट इज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन. एंड यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला फॉर द डिफ्लेक्शन. एंड डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एल दैट विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन ए. एंड सेकेंड यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि डेल्टा एल इक्वल होता है हमारा पी एल ए की. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें याद रखना है. और यंग मॉडुलस जो होता है हमारा माइल्ड स्टील के लिए वो होता है 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. और वी कैन राइट इट एज 210 GPa. GPa is the gigapascal. Now another question is what are the various types of stresses, what are the various types of strain. Now there are two types of stresses. First is normal stress and another is shear stress. Normal stress क्या होता है, जब बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है परपेंडिकुलर टू द एरिया के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस. और ये दो टाइप का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब हो गया जब भी जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेंथ इंक्रीज कर रही है. जब लेंथ इंक्रीज कर रही है तो उसमें जो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस. और जब हमारा बॉडी स्क्वीज हो रही है उसमें लेंथ डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है या डिफॉर्मेशन होती है जो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेन. और इलास्टिक कांस्टेंट जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन दैट विल बी नोन एज यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेशियो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की.
नाउ एक अनदर टाइप का स्ट्रेस होता है दैट इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, एक बॉडी है जब उसमें जब इक्वल और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं दैट आर टेंजेंशियल टू द एरिया, तो उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा शियर स्ट्रेस। और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में स्ट्रेन होगा दैट विल बी नोन एज शियर स्ट्रेन, एंड द इलास्टिक कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इज शियर मॉडुलस, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। और इसको हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो शियर मॉडुलस हो गया, जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, जब यंग मॉडुलस हो गया, या ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, इसका यूनिट होता है जो वो सेम होता है एज दैट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका यूनिट सेम हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि हमारा सेम यूनिट हो जाएगा। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इस डायग्राम में हम वेरियस, ये जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को स्पेसिफाई करती है। लाइक उसका इलास्टिक लिमिट क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम डिनोट करेंगे ए पॉइंट इज होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब हुआ कि यहाँ तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, मतलब कि स्ट्रेस यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, वो पॉइंट सिग्निफाई करता है ए। और बी पॉइंट होता है इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट का मतलब होगा कि हम जब इस पे स्ट्रेस लगेगा और जब फोर्स लगा डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन होने के बाद हम जब फोर्स को विड्रॉ करेंगे तो वो बॉडी क्या करती है, रिगेन कर लेती है शेप को। अगर रिगेन कर रही है शेप को तो वो इलास्टिक लिमिट में है। तो उसके बाद जब हम स्टिल अगर फोर्स लग रहा है तो वो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो पॉइंट बी के आगे आता है। नाउ सी इज द अपर यील्ड पॉइंट एंड डी इज द लोअर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को जहाँ पे डिफॉर्मेशन होती है। Now after that E point is the point that is the ultimate stress point, मतलब कि ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होती है वो हमारी होती है पॉइंट ई पे, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है एफ पॉइंट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। इसके बाद हमारा फेलियर हो जाता है एंड द टोटल एरिया अंडर द एफ अप टू पॉइंट एफ दैट रिप्रेजेंट्स द टफनेस ऑफ द मटेरियल। और जो हमारी स्लोप होती है दैट इज स्लोप ऑफ ओ ए, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है यंग मॉडुलस को। और जो हमारी ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, क्योंकि एक्चुअली में डायग्राम थोड़ा डिफर करता है। नाउ हमारी अजम्पशंस होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, दीज आर द वेरियस अजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फर्स्ट होता है कि हमारा मटेरियल है जो वो होमोजीनियस होना चाहिए और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। होमोजीनियस को रिप्रेजेंट करेंगे लाइक इलास्टिक जो हमारा प्रॉपर्टी होती है, लाइक यंग मॉडुलस को ले लेते हैं। जो यंग मॉडुलस है वो एक डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, लाइक वैसे ही हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी है, या हमारा पॉइजन रेशियो होती है, वो सारी सेम होनी चाहिए एक डायरेक्शन में। लाइक ये हमने यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट फिगर 1 में क्या है कि एक्स डायरेक्शन में हमारी जो प्रॉपर्टी है वो E1 है, इस पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे हमारी प्रॉपर्टी E1 है, थर्ड पॉइंट पे भी E1 है। तो हमारा ये मटेरियल हो गया होमोजीनियस। इन द सेकंड फिगर वी कैन सी एक एट ए पॉइंट द इलास्टिक प्रॉपर्टी, द इलास्टिक कांस्टेंट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, सो दैट मटेरियल इज नोन एज आइसोट्रोपिक मटेरियल। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है कि हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफर कर रही है। ऑल्दो एट ए पॉइंट इट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, बट एट डिफरेंट पॉइंट्स इट इज डिफरेंट। लाइक इस पॉइंट पे E1 है तो इस पॉइंट पे E2 है, तो ये मटेरियल हमारा हो गया सिर्फ आइसोट्रोपिक। अगर ऐसा है कि हर एक पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है इन ऑल द डायरेक्शंस, तो वो हमारा होता है मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल जो हमारा है वो हुक्स लॉ को ओबे करना चाहिए, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होना चाहिए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज मटेरियल इज अज्यूम टू बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन है जो उसका बॉडी का वो कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक हमारे यहाँ पे शो किया हुआ है, ये अगर हमारी बॉडी है तो इसको हम कंसिडर करेंगे टू प्रिज्मेटिक बार्स, बिकॉज दीज टू सेक्शंस क्या हमारा कि क्रॉस सेक्शन एरिया वो हमारा कांस्टेंट है, सो दिस कैन बी कंसिडर एज टू प्रिज्मेटिक बार्स। नाउ आफ्टर दैट एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि टोटल रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, जो टोटल हमारा रिजल्टेंट है फोर्स का एक्स डायरेक्शन में, टोटल रिजल्टेंट है फोर्स का वाई डायरेक्शन में, और जो टोटल मूवमेंट है किसी भी बॉडी पे वो हमारा उसका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड उसके बाद एक और कंडीशन होती है या एक और अजम्पशन होती है दैट इज सेल्फ वेट इज नेग्लेक्टेड। जो बॉडी का अपना वेट होता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। नाउ हम इसके बाद थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है कि whenever external force act on a body it undergoes some deformation and resistance is set up, the resistance per unit area to deformation is called
दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेस, बिकॉज हमने लाइक पढ़ा कि कोई भी बॉडी है उसमें जब रेजिस्टेंस डेवलप होता है फोर्स की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। सो इसका ऑप्शन हो गया ए। नाउ अनदर इज ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट हमें पता है न्यूटन पर मीटर होता है, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सो ऑप्शन इज डी। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन को पता है हमें कि रेशियो होती है टू लेंथ्स की, डिफॉर्म मीन्स डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो इसका कोई यूनिट नहीं होता, दैट इज डायमेंशनलेस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सीक्वेंस, इसमें हमें सीक्वेंस पूछा हुआ है। ये पूछा है हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। सो सबसे पहले हमें पता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले हुक्स पॉइंट तक वैलिड होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट होती है सबसे पहले। उसके बाद आता है हमारा इलास्टिक पॉइंट आता है, उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट और लोअर पॉइंट आते हैं हमारे। देन हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तक आता है, पॉइंट आता है, और देन उसके बाद नेकिंग आती है या फेलियर आता है। सो ऑप्शन विल बी फर्स्ट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, देन इलास्टिक लिमिट, देन यील्डिंग होती है, देन फेलियर होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुक्स लॉ कब तक वैलिड होता है, कहाँ तक वैलिड होता है। ये पढ़ा हमने कि हुक्स लॉ वैलिड होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। सो ऑप्शन बी। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दैट ऑफ, हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, स्ट्रेस का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नाउ द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय, यानी कि हमें पूछा हुआ है कि डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमने पीछे डिराइव किया हुआ है, दैट इज पी एल अपॉन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेपर्ड बॉडी इज गिवन बाय। सो ये हमें फॉर्मूला पूछा हुआ है टेपर्ड बॉडी का, डिफॉर्मेशन पूछा है। हमें पता है डिफॉर्मेशन क्या होती है, पी एल अपॉन ए, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज पी एल डिवाइड बाई पाई बाई 4 डी स्केयर इंटू ई। और हमारे जो टेपर्ड बॉडी होती है उसमें हम डी स्केयर को लिख सकते हैं एज इक्वल टू डी वन इंटू डी टू। आई मीन एक डी स्केयर होता है जो हमारा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा डी वन इंटू डी टू के। So from there we can calculate the formula for deformation as 4pl upon pi d1 into d2 into e. So the option is C. Now the next question is what is the modular ratio? Modular ratio of the two material is the ratio of, जो हमारा modular ratio होता है वो of the two material is the ratio of their modulus of, ये ratio होती है modulus of elasticity of the two materials. So the option B is correct. Now the maximum stress produced in a taper bar is at the, अब हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स लोड पर यूनिट एरिया। तो ये मैक्सिमम होगा जब तो हमारा लोड मैक्सिमम होना चाहिए या तो हमारा एरिया मिनिमम होना चाहिए। एरिया हमारा मिनिमम होगा स्मॉलर एंड पे, तो आंसर हो जाएगा इसका स्मॉलर एंड। Now the change in length due to 1 kilonewton tensile force acting on a body of length L meter and cross sectional area 1 meter square is given by, हमें फॉर्मूला पूछा हुआ है डिफॉर्मेशन का, उसका पता है हमें फॉर्मूला होता है पी एल डिवाइड बाई ए इंटू ई, और पी हमें पी या मतलब लोड दिया हुआ है हमें 1000, दैट इज 1 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। सो 1000 इंटू एल डिवाइड बाई एरिया इज 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू एल अपॉन ई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेन रोसेट एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। स्ट्रेन रोसेट जो होता है उसको यूज करते हैं टू मेजर द लीनियर स्ट्रेन। सो ऑप्शन विल बी इक्वल बी। So this is all. Thank you.